देखिए इसमें हम लोग को जानना क्या होगा, हम लोग जैसे ही देखते हैं सेकंड चैप्टर में आती है पॉलिनोमियल। अब देखिए हम लोग को जानना हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए पॉलिनोमियल को हम लोग जैसे परिभाषित करते हैं, इसमें कहा जाता है कि किसी चर के उच्चतम मान को बहुपद कर देते हैं, यानी कि हिंदी में पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। तो इस तरह से हम लोग को जानना होगा कि किसी चर के उच्चतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद कह देते हैं। तो देखिए अब जैसे हम लोग बहुपद का एक डिफिनेशन जान लेते हैं, तो बहुपद को लिखा कैसे जाता है, ठीक है, वो किस रूप में होता है, उसका क्या व्यापक रूप होता है। तो देखिए हम लोग को जानने वाली ये भी बात होता है कि बहुपद को हम लोग जब भी लिखते हैं तो हमेशा चर और अचर के कॉम्बिनेशन से बनता है बहुपद। अब देखिए चर और अचर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि मैथ की भाषा में कहा जाता है कि ए से लेकर जेड तक में, यानी कि ए टू अगर हम लोग को यहाँ से जेड कर दिया जाए, ए टू जेड यानी कि ए से लेकर जेड तक में जितने भी लेटर आती है ना, सबको हम लोग मैथ की भाषा में चर कह देते हैं। और उसके भी कहा जाता है कि जीरो से लेकर 9 तक में, यानी कि 0 से लेकर 9 तक में जितने भी अंक आते हैं सभी को हम लोग मैथ की भाषा में औचर कह देते हैं। बस इसी के दोनों की कॉम्बिनेशन से हमेशा जो बनती है ना, जो इक्वेशन हम लोग का बनेगा वो उसको हम लोग हमेशा एक इक्वेशन कह देते हैं, और इक्वेशन को हम लोग हमेशा पॉलिनोमियल कह देंगे। क्यों कहेंगे, मैंने बताया था आपको कि चर और अचर दोनों की कॉम्बिनेशन जो हम लोग का एक रिएक्शन बनेगा, इक्वेशन बनेगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब देखिए हम लोग को ये भी जानना होगा कि पॉलिनोमियल का एक व्यापक मान क्या होता है। तो देखिए पॉलिनोमियल का जो एग्जांपल होती है ना, एक बनाने का जो तरीका होता है, पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका, तो ये होती है। इसमें लिखा हुआ है कि ax प्लस bx1 सॉरी ax प्लस ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 इक्वल टू, हम लोग डॉट डॉट करके इसको इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। तो इस तरह का जैसे हम लोग को एक समीकरण बनती है तो उसको हम लोग हमेशा बोल देते हैं पॉलिनोमियल। यानी कि हम लोग का ये इसका सीधा रूप में कह सकते हैं कि ये जो है हम लोग का एक पॉलिनोमियल का व्यापक रूप है, ठीक है, व्यापक रूप है, व्यापक मान है उसका। और पॉलिनोमियल जब भी बनेगी तो हमेशा चर और अचर दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो चलिए हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं कि पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। देखिए इसमें कहा जाता है कि द काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल में इस बताया गया है कि 3 टाइप का होता है, यानी कि 3rd टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए कैसा कैसा है, तो नंबर 1 में बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए हम लोग को सबको क्या करना है, एक एक करके डिफिनेशन में जाने कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हम लोग जैसे ही इसका परिभाषित करके जानेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल में, तो कहा जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल एक वैसी पॉलिनोमियल होता है जिसमें किसी चर की उच्चतम घात जब 1 होती है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी कि हिंदी में कहा जाता है क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। यानी कि रैखिक बहुपद एक वैसी बहुपद होता है जिसमें किसी चर के उच्चतम घात सिर्फ 1 होता है, तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कह देते हैं। देखिए उसका एक व्यापक रूप क्या होता है लिखने का, तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। इसका जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसका व्यापक रूप यानी कि ax प्लस 1, यानी कि इसका जो है ना एक रैखिक बहुपद का लिखने का ये तरीका है, ये हमेशा इसी रूप में लिखा हुआ रहेगा। अब देखिए हम लोग को ये भी समझना होगा कि ये जो यहाँ पे a लिखा हुआ है, कि मैंने आपको कहा था कि a से लेकर z तक में मतलब, और उसका फिर कोई अंक होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग को क्या बनता है, एक बहुपद बनती है। देखिए ये भी क्या हम लोग एक लीनियर पॉलिनोमियल की एक रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद हम लोग ऐसा लिखे ax प्लस 1, ऐसा क्यों लिखे, देखिए इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो a है ना, यहाँ पर a को कांस्टेंट माना जाएगा, और यहाँ पे जो हम लोग है ये x है, इसको चर माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, कोई अंक बैठा सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, इनकी 3x प्लस 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा, इस टाइप का हम लोगों को लिखना होगा, ठीक है ना। तो ये इसका एक व्यापक रूप हो गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे की देखते हैं। तो आगे में कहा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो कहा जाता है कि द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, दूसरी चीज को हम लोग जानेंगे। तो कहा जाता है कि किसी चर की उच्चतम घात जब 2 होती तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं कि किसी चर की उच्चतम घात जब 2 होती तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल में बताया गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो ये इसका जो है ना एक व्यापक रूप है, यानी कि एक लिखने का तरीका है। द्विघात बहुपद हमेशा जब भी होगी तो इसी टाइप में लिखा हुआ होगा। और हम लोग को देखिए एग्जांपल थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि हम लोग का कोई चर मिलता है, यानी कि a से लेकर z तक में कोई लेटर मिलता है, तो उसका अगर माथे का पावर सिर्फ 1 होता है, 2 होता है, यानी कि 1 होगा तो लीनियर हो जाएगा, 2 जैसे ही होगा तो हमेशा क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो हम लोग को बस ये हमेशा जानना होगा, कोई चर होगा उसका पावर जैसे ही 2 होगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसका लिखने का तरीका ये होती है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल में इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम लोग आएगा, जैसे कि ये है, ए के स्थान पर कोई अंक आएगा, फिर बी के स्थान पर कोई अंक आएगा, इस तरह से करके, और कोई चर होगा उसके पावर 2 होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे द्विघात बहुपद। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे को थोड़ा देखते हैं। आगे में क्या है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग जैसे परिभाषा में करेंगे तो कहा जाता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कि चर का जब उच्चतम घात 3 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए इसका एग्जांपल में लिखने का ये तरीका, सॉरी इसका एक जो व्यापक रूप होता है उसका ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल 0। यानी कि हम लोग को जैसे कि कोई चर होता है, किसी चर की अगर पावर हम लोग का जैसे 3 मिलेगा तो हम लोग हमेशा उसको कह देंगे
क्यूबिक पोलिनोमियल, देखिए ए से लेकर जेड तक में, मैंने आपको कहा था कि ए से लेकर जेड तक में अगर कोई भी हम लोग का एक लेटर मिलता है, उस लेटर का पावर जैसे ही 3 होगा उसको हम लोग क्यूबिक कह देंगे। तो इसका एक व्यापक रूप है। हम लोग जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो इसमें हमेशा जो ये क्या बोलते हैं ए बी सी और डी जो होगा वो हमेशा एक रियल्स नंबर हो जाएगी। इस रियल्स नंबर के स्थान पर कोई अंक होगा। तो इस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्वेश्चन बना के देखेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ विशेष जानना ही नहीं है, बस हम लोग जैसे चैप्टर 1 को हम लोग पढ़ेंगे 2.1 में, तो 2.1 में हम लोग का सिर्फ इसी को पढ़ना होगा, लीनियर पोलिनोमियल को, ठीक है ना। इसी संबंधित हम लोग का एक ग्राफ आएगा, उसमें हम लोग सभी सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। उसके हम लोग जैसे देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या है कि हम लोग का एक समीकरण आएगा, उस समीकरण क्या करेंगे, उसमें उसका कांस्टेंट का वैल्यू मान करना है, इनकी शून्यंक निकालना होगा उसको। तो उसका फिर हम लोग इस तरह से आएंगे क्यूबिक पोलिनोमियल में। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में भी इससे एकदम सेम ऐसा ही प्रक्रिया है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 3 शून्यंक को रिसीव करेंगे। 3 शून्यंक रिसीव करने के बाद तो इसमें कुछ खास है ही नहीं। हम लोग जैसे अब एग्जाम्पल इसका जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसको एक एक करके। बस मैंने आपको यहाँ पर इसे सिर्फ ऐसे इसलिए समझा दिए क्योंकि इसमें थोड़ा इसका एग्जाम्पल परिभाषित करके जानना जरूरी हो जाएगा, ताकि किसी प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से टिक कर सकें। तो चलिए बच्चों हम लोग आते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली पे। देखिए हम लोग प्रश्नावली जैसे 2.1 को देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन आती है, कहती क्वेश्चन में कि निम्नलिखित प्रश्नावली में जो है ना एक्स का शून्यंक ज्ञात कीजिए। यानी कि जितने भी हम लोग को प्रश्न मिलेगा सभी प्रश्नों में कहेगा कि आप एक्स का वैल्यू मालूम कीजिए। कोई ग्राफ देगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये ग्राफ है, इसमें क्या है कि एक्स का शून्यंक मालूम कीजिए। देखिए हम लोग कैसे करेंगे। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को बताया गया है ग्राफ मेरा इस तरह से है और कह रहे कि इसमें आप एक्स का शून्यंक मालूम कीजिए। देखिए हम लोग बस इसमें जब भी हम लोग को इस टाइप का अगर क्वेश्चन आती है तो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे इस ग्राफ को, और ग्राफ में देखेंगे कि जो एक्स का रेखा है ना उसमें कितनी बार जो उसका लाइनिंग है वो कटा हुआ है, वो उतना उसका डिग्री हो जाता है। जैसे हम लोग देखिए प्रश्न नंबर 1 में आते हैं तो इसमें एक्स का जो हम लोग को लाइन दिख रहा है ना, निगेटिव पॉजिटिव दोनों में से किसी में भी ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब काट मान है, कुछ भी कटा हुआ नहीं है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट समझ जाएंगे कि इसका कोई शून्यंक नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्स में एक्स के लाइन में अगर कभी भी कहीं भी अगर एक जगह भी अगर कटा हुआ होता तो हम लोग कहते हैं एक्स का उतना शून्यंक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कहीं कटा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसका कोई शून्यंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आंसर में इसका कोई शून्यंक नहीं। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे इसका इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा, इसका कोई शून्यंक नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे के प्रश्न में देखते हैं। जब हम लोग आगे के प्रश्न में देखते हैं इसके इस ग्राफ पे हम लोग को ये समझ में आती है कि यहाँ पर एक्स का अगर लाइन देखते हैं, एक्स के लाइन में वो सिर्फ एक बार कटा हुआ है। तो जैसे हम लोग देखेंगे एक्स में एक बार कटा हुआ, तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर में कह देंगे इसका डिग्री सिर्फ 1 हुआ। तो आप लोग यहाँ पे आंसर लिख के डायरेक्ट लिखिए 1। फिर देखिए हम लोग आगे के प्रश्न में देखते हैं तो फिर भी वहां पर हम लोग एक्स की वैल्यू में जो जितनी बार कटी होगी उतना हम लोग देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 1, 2 और 3। देखिए इस ग्राफ में एक्स के स्थान पर 3 बार कटा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में 3, यानी कि इसका शून्यंक जो होगी वो 3 होगा। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग जैसे आगे आएंगे फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक्स के वैल्यू में देखेंगे। तो जो ये एक्स के लाइन है, एक्स के लाइन में कितना बार 2 बार कटा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आंसर में हो जाएगा आप लोगों का सिर्फ 2। फिर देखिए हम लोग आगे प्रश्न में आएंगे, देखेंगे फिर से एक्स के लाइन में कितना कटा हुआ है। देखिए 1, 2, 3 और 4, यानी कि एक्स के रेखा में 4 बार कटा हुआ है, तो इसीलिए इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो आप इस तरह से आंसर लिखिए, उसके बाद लिखिए 4। उसका फिर देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से आगे के प्रश्न में आएंगे तो फिर से हम लोग देखेंगे कि एक्स का जो रेखा है उस रेखा में कितना बार कटा हुआ है। देखिए 1, 2, 3, यानी कि सिर्फ ओनली 3 बार कटा हुआ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा सिर्फ 3। तो बस यही आपका उत्तर हो गया। देखिए आप लोगों को बस हमेशा ध्यान रखना है कि इस टाइप का जब भी हम लोगों को प्रश्न आएगा और कह देगा कि इसमें x का अगर शून्यंक आपको मालूम करना है, तो हम लोग हमेशा x की लाइन वाले रेखा को देखेंगे कि उस रेखा में कितना बार कटा हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आप लोगों को कहेगा कि इसमें y का शून्यंक मालूम कीजिए। तो हम लोग y का शून्यंक जैसे ही मालूम करने के लिए कहेगा तो हम लोग देखेंगे कि y के वैल्यू में, यानी कि y का जो रेखा होगा उस रेखा में कितना बार कटा हुआ होगा, तो वो उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के आपको जब भी आगे प्रश्न आएगी तो